उन्हें लीडर पर न चाहते हुए भी कुछ शक हो गए, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों को छिपा लिया। तभी लीडर ने कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसकी बात सुनकर वे बोले, लीडर, बात यह है कि मैंने बताने आया था कि राजकुमार के ऊपर हमले बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर लीडर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी सब देख लूंगा, मगर ध्यान रहे कि राजकुमार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी बात पर उन्होंने हां में सिर हिलाया और वहां से चले गए। उसके बाद एक योद्धा आया और बोला, लीडर, सम्राट और साम्राज्ञी चले गए हैं। उस सैनिक की बात पर लीडर के चेहरे पर एक राहत के भाव आए। उसने कहा कि शाह परिवार का ध्यान रखो और उसकी हर हरकत के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए। उसकी बात सुनकर उस सैनिक ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके बाद लीडर भी वहां से चला गया। एक और शक्ति का उदय। वहीं उसी वक्त ब्रह्मांड के कोने में एक लड़की ध्यान में बैठी हुई थी। चारों तरफ बहुत सारी सफेद रोशनियां फैली हुई थीं। तभी अचानक से एक लड़की वहां भागते हुए आई। उसके आते ही उस लड़की ने अपनी आंखें खोल लीं। उसके बाद वह बोली, क्या बात है, इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? उसकी बात पर वह लड़की बोली, लीडर, राजकुमारी का पता चल गया है कि वह कहां पर है। उसकी बात सुनकर वह लड़की बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी वह बोली, यह तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जल्दी से किसी को भेजो कि वह राजकुमारी को लेकर आए। तुम जानती हो कि वही हमारी उम्मीद है। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने अपने सर को झुका लिया। उसके बाद वह बोली, लीडर, एक बुरी खबर भी है। उसकी बात पर वह बोली, क्या बुरी खबर है? उसकी बात पर वह बोली, लीडर, जैसी राजकुमारी के बारे में भविष्यवाणी हुई थी वैसे ही हुआ है। राजकुमारी ने शादी कर ली है, और वह भी कोई आम शादी नहीं, बल्कि उन्होंने सोल मैरिज किया है। उसकी बात सुनते ही अचानक से उस लड़की से बहुत ही गहरी शक्तियां निकलने लगीं। तभी वह बोली, यह कैसे हो सकता है और आखिर वह कौन है? उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखों को बंद किया, क्योंकि वह जानती थी कि वह जिस बात को बोलने जा रही थी वह सामने वाली का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तभी वह बोली, लीडर, वह मानव सम्राट का बेटा और राठौड़ परिवार का अगला उत्तराधिकारी देव राठौड़ है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक से वहां के स्पेस में ज्यादा हलचल होने लगी। वह बोली, राठौड़ परिवार, जितनी भी हम इनसे किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं वे लोग उतना ही करीब आ रहे हैं। सभी को बोल दो कि राठौड़ परिवार से जंग का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग बोली, लीडर, आप यह फैसला गुस्से में ले रही हैं, जिससे हम एक तबाही की तरफ जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वह बोली, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं ऐसे ही देखती रहूं और राठौड़ परिवार अपनी चाल चलता रहे, उन्हें दुनिया की ताकतवर शक्ति बनने दे? उसके बाद तुम भी जानती हो कि पूरे ब्रह्मांड पर इंसानों का हुक्म हो जाएगा और बाकी के कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे राठौड़ परिवार से दुश्मनी नहीं है, इंसानों के स्वार्थ से नफरत है। उनकी बात सुनकर वह बोली, ठीक है लीडर, पर एक बात है जो आप शायद नहीं जानती। वह कोई आम योद्धा नहीं है, वह स्वर्ग देवताओं के द्वारा चुना गया योद्धा है। हम स्वर्ग के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर उस लड़की यानी लीडर ने एक पल के लिए आंखों को बंद किया। उसके बाद राजकुमारी को लाने की तैयारी किया जाए। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने हां में सिर हिला दिया। तभी वह लीडर बोली, अब कैसे लाना है यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर राजकुमारी के बिना मत आना। उसकी बात सुनकर उसने हां में सिर हिला दिया। वह चली गई। बाद में लीडर ने सोचा और दोबारा से अपने ध्यान में चली गई। अकादमी टूर्नामेंट की तैयारी। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ देव बाहरी दुनिया में आ चुका था। वह चलते हुए अपने घर से बाहर आया। उसने देखा कि रोहित वहीं पर आ रहा था। तभी देव को देखते ही वह बोला, अरे जूनियर भाई, आ गए? मैं तुम्हें बुलाने के लिए ही आ रहा था कि तुम आ गए। क्या बात है, पिछले 2 दिनों से दिखे नहीं? उसकी बात सुनकर देव बोला, कुछ नहीं सीनियर, बस अकादमी टूर्नामेंट की तैयारी थी। उसकी बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, जूनियर भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे सामने तो बस सीनियर स्टूडेंट ही टिक सकते हैं, नए लड़के तो तुम्हारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह बोला, सीनियर भाई, आपने ज्यादा ही आंक लिया है। मैं इतना ज्यादा भी मजबूत नहीं हूं, पर आपकी बातों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बात पर रोहित बोला, जूनियर भाई, तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो।
चलो अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वे लोग वहां से अकादमी के अरीना की तरफ जाने लगे। तभी वहां पर संदीप भी आ गया। उसको देखते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी वह बोला, क्या बात है? देव बोला, सीनियर, आप दिन और भी खूबसूरत लग रहे हो। उसकी बात पर संदीप शर्मा गया। वह बोला, जूनियर भाई, मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, भला सामने भी कोई टिकने वाला है? सुनकर देव बोला, अरे सीनियर, मैं तो झूठा ही बदनाम हूं। बस सबसे ज्यादा ताकतवर तो रोहित भी है। आज तक हम लोग उनकी असली ताकत को भी नहीं देख पाए। तीनों मुस्कुराने लगे। उसके बाद रोहित बोला, जूनियर भैया, वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा। उसकी बात पर देव मुस्कुरा दिया। उसके बाद वे तीनों अरीना की तरफ जाने लगे। आज अकादमी में चहल पहल थी। तभी उन लोगों ने देखा कि चारों तरफ की शक्तियों में कुछ तो गड़बड़ था। वैसे चारों तरफ आज चहल पहल थी तो कोई भी मालूम नहीं कर सकता था, पर देव को मालूम चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वह उन दोनों से बोला, सीनियर, आप लोग सावधान रहना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए हमें अपनी शक्ति संभालनी होगी। उसकी बात रोहित और संदीप के सर के ऊपर से जा रही थी। तभी संदीप बोला, जूनियर भाई, तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या तुम सीधे बता सकते हो? उसकी बात सुनकर देव ने एक पल के लिए आंखों को बंद किया और बोला, हां, अकादमी में कुछ गड़बड़ है। देव का शक और रिया का आगमन। देव की बात पर वे दोनों भी हैरान हुए, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि वे लोग जानते थे कि देव कभी भी बिना मतलब की बात को नहीं बोलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा, जूनियर भाई, क्या हमें बुजुर्गों को इत्तला कर देना चाहिए? उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, दरअसल मुझे इस वक्त किसी भी बुजुर्ग पर यकीन नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना बुजुर्गों के हुक्म के कोई भी बाहरी इंसान नहीं आ सकता। उसकी बात पर रोहित बोला, जूनियर भाई, तुम्हें लगता है कि इस काम में कोई अकादमी का बुजुर्ग भी शामिल है? उसकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसकी बात सुनकर लोग थोड़े हैरान तो थे, पर उन्होंने देव से कहा, ठीक है जूनियर भाई, हम लोग खुद से खोजेंगे। उनकी बात पर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, सीनियर, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जो भी है सामने जरूर आएगा। उसके बाद वह आगे जाने लगा। उसकी बात सुनकर उन्हें लगा कि शायद देव को उनके बारे में मालूम चल गया है और वक्त आने पर ही वह अपने आप उन्हें बता देगा। वहीं सभी चीजों से दूर एक कमरे में एक घुंघराले बाल वाली लड़की खड़ी थी। तभी उसके सामने वाली लड़की ने कहा, दीदी, हमें आपको अपनी बहन का बदला लेना ही होगा। उसकी बात सुनकर वह लड़की बोली, तुम ज्यादा टेंशन न लो पूजा, तुम्हारा बदला हम लोग ऐसे लेंगे कि आज के बाद और कोई हमारे रास्ते में आने से डरेगा। उसकी बात पर उस लड़की का चेहरा ज्यादा डरावना हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसके बाद वह बोली, पूजा, तुम अब जाओ, मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर पूजा पहले तो हैरान हुई, उसके बाद वह बिना कहे हुए ही वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस कमरे में एक काली परछाई आई। तभी उस परछाई ने कहा, लीडर, आज के टूर्नामेंट के बाद वह लड़का मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, अब कितने दिन के बाद तुमने कोई अच्छा सा खबर सुनाया है। अगर आज उस लड़के की मौत नहीं हुई तो अपने आप को मार लेना, मगर मेरे पास नहीं आना। उसकी बात पर वह आदमी बोला, लीडर, आप चिंता न करें, आज उस लड़के का आखिरी दिन होगा। उसके बाद वह चला गया। उसके जाने के बाद उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, बच्चे, मैं देखती हूं कि कौन सी शक्ति बचाती है। उसके बाद वे लोग अपनी जगह से गायब हो गईं। वहीं उस वक्त देव, रोहित और संदीप अरीना के अंदर आ गए थे। साथ में कई बुजुर्ग भी आ गए थे। तभी देव ने देखा कि निशा के बगल की सीट खाली है। उसको ऐसे देखते ही वह जाकर उसके बगल में बैठ गया। उसको देखते ही निशा को गुस्सा आ गया, क्योंकि इस वक्त सभी लोग उन्हें एक अजीब नजर से देख रहे थे और उससे यह नजर बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी वह बोली, बेवकूफ, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर देव बोला, बेवकूफ मुझे बोल रही हो और उसकी जैसी हरकतें खुद कर रही हो। उसकी बात पर अब निशा को गुस्सा आ रहा था, मगर तभी वहां पर रिया भी आ गई। निशा और देव की नोकझोंक। रिया आते ही देव से पूछी, क्या बात है बच्चे, तुम कसम से दिन और भी खूबसूरत होते रहे हो। उसकी बात पर देव बोला, एक आप ही हैं जिसकी नजरें थोड़ी अच्छी हैं, नहीं तो यहां कुछ लोगों की नजरों में भूसा भरा हुआ है।
उसकी बात सुनकर रिया को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगी। तभी निशा उससे बोली, शायद तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम एक बुजुर्ग हो, तो अपने लिए अपने आप को संभालो, क्योंकि इस वक्त सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। उसी वक्त वहां पर रोहित भी आ गया, जिसको देखते ही रिया का मुंह बन गया। तभी वह बोला, क्या बात है, रिया भी आई हुई है, पर मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। उसकी बात सुनकर रिया ने कुछ नहीं बोला। तभी देव बोला, क्या बात है सीनियर, इस वक्त वो रिया जी नहीं है बल्कि बुजुर्ग रिया है, इसीलिए आप उन्हें बुजुर्ग बोल सकते हैं। उसकी बात सुनकर रोहित को हैरानी हुई। उसने उसी हैरानी से रिया की तरफ देखा। उसके बाद वह बोला, रिया जी, क्या सच में आप इस अकादमी की बुजुर्ग हैं? देखिए कितनी अच्छी बात है, अब हम दोनों की मुलाकात अच्छे से हो सकती है। उसकी बात सुनकर रिया को इरिटेशन हो रहा था, मगर उसने रोहित से बोलना सही नहीं समझा। वह सामने की तरफ देखने लगी। जब रोहित ने यह देखा तो उसका चेहरा उतर गया। देव उसके चेहरे के भाव को देखकर समझ गया कि इस वक्त रोहित को बुरा लगा है, इसीलिए वह बोला, सीनियर, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? उसके बाद वह धीरे से बोला, सीनियर, आप इस अकादमी के एक बहुत ही इज्जतदार स्टूडेंट हैं, ऐसे थोड़ी किसी लड़की के पीछे पड़ सकते हैं। आपको इस वक्त पूरा अकादमी देख रहा है, आप ऐसा करें कि आप सिर्फ उधर देख रहे थे और बस रिया का अभिवादन कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं चलेगा और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। इज्जत की बात आते ही रोहित को होश आया कि वह इस वक्त पूरे अकादमी के सामने है, इसीलिए उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने एक बार झुककर रिया का अभिवादन किया और दूसरी बार निशा का किया और जाकर देव के बगल में बैठ गया। तभी निशा बोली, जितना नौटंकीबाज ये है उतना ही इसने अपने दोस्तों को भी रखा हुआ है। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह बोला, सच में मेरे सभी दोस्त नौटंकीबाज हैं, तो तुम तो सबसे बड़ी और सबसे पहली दोस्त हो। इसका मतलब कि तुम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बड़ा नौटंकीबाज हो। उसकी बात सुनकर तो रिया की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वह जोर जोर से हंसने लगी। निशा ने उसे घूरा तो वह शांत हो गई। तभी निशा बोली, तुम सिर्फ इस टूर्नामेंट को खत्म होने दो, मैं तुम्हें बताती हूं। उसकी बात सुनकर देव बोला, अरे देखो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यह बता दूंगा कि इन लोगों को बता दूंगा कि मैंने तुम्हें कैसे ठीक किया था। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही ब्लैकमेल नहीं कर रहे? आजकल यह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वह बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुम भी तो जब देखो तब मुझे मरने की धमकी देती रहती हो। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरते हुए बोली, यह अधिकार सिर्फ मुझे है कि मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूं, उसमें तुम्हारी प्रेमिका नहीं पड़ सकती। और रही बात धमकाने की, तो तुम्हें अकादमी के टूर्नामेंट के वक्त समझ में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर देव को समझ में आ गया कि निशा अब पूरे गुस्से में आ चुकी है। यह देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, अरे मेरी चुड़ैल को गुस्सा आ गया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक। उसकी बात पर निशा बोली, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सर को फोड़ दूंगी। उसकी बात पर देव बिल्कुल शांत हो गया। वहीं इस वक्त सभी स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे, क्योंकि अकादमी की सबसे खूबसूरत बुजुर्गों में से दो तो देव के पास थीं और उससे हंस के बात भी कर रही थीं। ये तो उनके बर्दाश्त से बाहर था। देव को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां पर बुजुर्ग शालिनी आ गईं। उसके आते ही सभी लड़के उसे ही देखने लगे। तभी वह देव के पास गईं। इसके बाद वह बोली, क्या बात है बच्चे, तुम्हें तो सोच लिया है कि तुम इस अकादमी के सभी स्टूडेंट्स को अपना दुश्मन बनाकर ही मानोगे। उसकी बात पर देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। जिसको मुझसे बात है या प्रॉब्लम है वह मुझसे मुकाबला भी कर सकता है। उसकी एरोगेंस से भरी बातों को सुनकर शालिनी को गुस्सा आ गया था। तभी रोहित बोला, बुजुर्ग, शायद आप नहीं जानती हैं, आप बार बार भूल जाती हैं कि अकादमी के सभी बुजुर्गों से बोला गया है कि वह देव से दूर ही रहे, मगर आपको इस चीज से शायद फर्क नहीं पड़ता। कोई ना, आप अब लीडर से बात कर लेना। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि लीडर देव को लेकर कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, पर आप लीडर के खिलाफ जाना चाहती हैं तो आपकी शक्ति है। उसकी बात सुनकर शालिनी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, पर यहां पर तो बुजुर्ग निशा और बुजुर्ग रिया पहले से ही बैठी हुई हैं। उसकी बात पर रोहित बोला, वह फैसला भी देव का ही है, वह समझ लेगा।
लेकिन मुझे आज लगता है कि आप उसे परेशान कर रही हैं। उसकी बात सुनकर अब शालिनी को गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आ गया। उसने देखा कि इस वक्त शालिनी निशा के पास खड़ी है, तो वह जल्दी से उसके पास चला गया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है, आप सभी लोगों के बीच का माहौल कुछ गर्म लग रहा है। उसकी बात सुनकर देव बोला, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग बस बुजुर्ग शालिनी को कुछ बातें बता रहे थे। देव और रोहित के आसपास के नंदिनी अलायंस के अंदर के किसी भी योद्धा का कुछ भी नहीं किया जा सकता था। तभी एक मास्टर दूसरे से बोला, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि आखिर बड़े बुजुर्ग उस लड़की की बात क्यों मानते हैं। उसकी बात सुनकर उसके पास का लड़का बोला, अरे चुप हो जाओ, अगर बुजुर्ग को मालूम चल गया तो तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है। अकादमी की मुख्य रैंकिंग। उसके बाद वह भी चुप हो गया। उसके बाद वे लोग सामने की तरफ देखने लगे। उसी वक्त वहां पर दूसरे बुजुर्ग आ गए। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए। तभी देव को इस बात की हैरानी हुई, क्योंकि उसने देखा कि इस वक्त रोहित और सुरेश को छोड़कर कोई भी पुराना योद्धा नहीं था। देव ने रोहित से पूछा, सीनियर, क्या बात है कि कोई भी पुराना योद्धा नहीं है यहां पर? क्या बात है? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, ये जो अरीना है ये सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है। अभी सीनियर स्टूडेंट्स की अरीना अलग है, क्योंकि यह अरीना बहुत ताकतवर योद्धाओं के लिए नहीं है। शायद भी तुम्हें मालूम नहीं होगा कि सीनियर का भी एक रैंकिंग है जिसे अकादमी का मुख्य रैंकिंग कहते हैं। उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, क्या बात है? मुझे तो लगा था कि इस अकादमी की मुख्य रैंकिंग बस अकादमी की रैंकिंग है। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी देव को याद आया। उसके बाद उसने पूछा, आखिर उस रैंकिंग के एक नंबर पर कौन है? उसकी बात पर रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, जो इस अकादमी में आपसे सबसे करीब है। उसकी बात सुनकर देव ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वह समझ गया कि वह किसकी बात कर रहा है। वह जानता था कि नंदिनी इतनी ज्यादा ताकतवर है, पर इतनी ज्यादा ताकतवर है वह ये बात नहीं जानता था। इसीलिए उसने एक आह भरी। उसके बाद वह बोला, और दूसरे नंबर पर कौन है? उसकी बात पर वह बोला, दूसरे नंबर पर अभय है। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, ये कौन है? मैंने आज तक उसके बारे में नहीं सुना है। उसकी बात सुनकर वह बोला, जूनियर भाई, तुम क्या? अकादमी के कई सीनियर भी उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वह ज्यादातर घर में ध्यान में ही रहता है। उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि जूनियर भाई आज तक उनकी असली ताकत को कोई भी नहीं जानता। अगर ये कहें कि उन्हें इस अकादमी में लीडर को छोड़कर कोई भी नहीं हरा सकता, तो ये कहना झूठ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई। उसके बाद देव ने पूछा, और तीसरे नंबर पर कौन है? उसकी बात पर रोहित बोला, जूनियर भाई, तीसरे नंबर वाला आपके सामने ही खड़ा है। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। उसे मालूम था कि रोहित बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर इतना ज्यादा वह इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि रोहित इतना ज्यादा नॉर्मल रहता था कि कोई भी उसके बारे में नहीं जान सकता था कि वह अकादमी का सबसे ताकतवर स्टूडेंट है। कोई भी स्टूडेंट यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह इतना ज्यादा सिंपल में रहता था। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, क्या सोचने लगे? उसकी बात सुनकर देव थोड़े होश में आया। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आप तो बहुत ज्यादा छुपे रुस्तम निकले, तो फिर आपने उस दिन अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? उसकी बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, जूनियर भाई, कुछ बातें वक्त के साथ ही बाहर आती हैं, तभी उसका असली स्वाद आता है। उसकी बात पर देव उसे घूरने लगा। नीलम का आगमन। तभी वहां पर नीलम आ गई। उसके बाद वह रोहित से बोली, हटो, मुझे यहां पर बैठना है। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, मेरे बगल में भी कुर्सी है, उस पर भी बैठ सकती हो। उसकी बात सुनकर नीलम बोली, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं, इसलिए हट जाओ, जैसा बोल रही हूं वैसा ही करो। उसकी बात सुनकर देव कुछ बोलने वाला ही था कि रोहित ने उसे रोक दिया और अपने साइड वाली जगह पर बैठ गया। उसके उठने पर नीलम आकर देव के बगल में बैठ गई। इस वक्त देव के एक तरफ निशा और रिया बैठी हुई थीं और दूसरी तरफ नीलम। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स की आंखों से खून आ गया था। अगर उनका बस चलता तो वह न जाने कितनी बार लड़ चुके होते। नीलम तो पूरे अकादमी की क्रश थी। उसके बाद भी वह जाकर देव के पास बैठ गई थी। यह वहां पर किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
तभी एक स्टूडेंट देव को देखते हुए बोला, देव, बस तुम अपनी किस्मत याद करते रहो कि तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। देव को इस बात का एहसास हुआ कि जब से नीलम उसके पास बैठी थी तब से उसको घूरने वाली नजरें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। देव समझ गया कि आखिर वह उसके पास क्यों आकर बैठी है। उसने नीलम को घूरते हुए बोला, तुम इस अकादमी को मेरे खिलाफ कर रही हो? उसकी बात पर नीलम बोली, तुम तो बहुत समझदार हो, तो क्या मैं अपनी मुंहबोली बहन के प्रेमी के पास बैठ भी नहीं सकती? जब इन्हें मालूम चलेगा कि तुम इस अकादमी में देवी के प्रेमी हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा? उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई। उसने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तभी वह बोला, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, और रही बात, अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो वह मुझसे समझ सकता है। उसकी बात सुनकर नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, क्या बात है? तो मैं बता देती हूं कि ये रहे नंदिनी के आशिक। उसकी बात पर देव ने उसके हाथ को पकड़कर बैठा दिया। उसके बाद वह बोला, क्या बकवास कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर नीलम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। टूर्नामेंट की शुरुआत और नीलम का रिकॉर्ड। तभी उन सभी के कानों में दूसरे बुजुर्ग की आवाज पड़ी। उन्होंने कहा, यहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबसे के लिए उनके अकादमी टूर्नामेंट को शुरू किया जाता है। यह सुनकर सभी लोगों ने हां में सिर हिला दिया। तभी वे बोले, आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आपकी शक्तियों के स्तर को जांचा जाएगा। जिनकी शक्ति स्तर 7 होगा वही इस अकादमी के टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों से वहां पर एक पोल बना दिया। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं आकर अपनी अपनी शक्तियों के रैंक को जांच करें। उनकी बात सुनकर बहुत से स्टूडेंट आगे बढ़कर अपनी शक्तियों को जांचने लगे। तभी देव भी उठने वाला था कि तभी रोहित ने देव से कहा, जूनियर भाई, आप सबसे लास्ट में जाना। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से सभी स्टूडेंट्स का मनोबल टूट जाए। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, सीनियर भाई, मुझे लगता है कि अब आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे की मुस्कान भी गहरी हो गई। तभी नीलम रोहित से बोली, तुम इसे कुछ ज्यादा ही नहीं चढ़ा रहे? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जूनियर भाई को जानती हो? उसकी बात सुनकर नीलम ने कहा, मुझे मालूम है कि यह एक बेवकूफ है। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात पर रोहित को गुस्सा आ रहा था, पर देव ने उसे रोक दिया और बोला, सीनियर भाई, किसी बेवकूफ लड़की से क्यों लड़ रहे हो जो अपनी ही दुनिया में कहीं रहती है? उसके बाद देव जोर जोर से हंसने लगे। उसकी बात सुनकर रिया को भी हंसी आ गई, मगर यह बात नीलम को पसंद नहीं आई। नीलम का मुक्का और प्रदर्शन। उसने देव के पेट में एक मुक्का मार दिया, जिससे देव के मुंह से एक आह निकल गई। उसके बाद वह बोली, तुम्हें क्या मालूम, अकादमी का हर लड़का मुझे सिर्फ एक झलक देखने के लिए तरसता है। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, मैं नहीं तरसता, बाद में छोड़ो, तुम मेरे पास भी बैठी हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी बात सुनकर नीलम का चेहरा लाल हो जाता है। तभी रोहित ने देखा कि इस वक्त मामला बिगड़ रहा है, इसलिए वह बोला, नीलम, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फैंस को थोड़ा खुश करना चाहिए, अपनी शक्तियों का एक नमूना दिखाकर। उसकी बात सुनकर नीलम बोली, सही कहा तुमने। उसके बाद उन्होंने अपने सामने वाली बोर्ड पर देखा। इस वक्त सबसे ज्यादा रैंकिंग सुरेश की थी, जो कि 30 थी। नीलम ने घूरने भरी नजरों से देव की तरफ देखा। देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि वह क्या है। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, मुझे लगता है कि कोई है जो इस वक्त रोने वाला है। उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उन्होंने उस बोर्ड पर देखा जहां पर नीलम चली गई। उसके जाते ही लोग उसके नाम का जाप करने लगे। नीलम ने एक बार देव की तरफ देखा। उसके बाद उसने उस खंभे पर अपने हाथों को रख दिया, जिससे उस खंभे में एक कंपन होने लगा। तभी वहां उस खंभे पर 60 अंक शो होने लगे। यह अकादमी की सबसे ऊंची रैंकिंग थी, क्योंकि इस अकादमी के सबसे बड़े जीनियस ने भी 59 ही किए थे, और नीलम ने 60 करके उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे लड़कों में इस वक्त नीलम का नाम ही गूंज रहा था। एक लड़का बोला, सीनियर नीलम सच में एक जीनियस हैं जो हजारों साल में सिर्फ एक बार पैदा होती है।
उनकी बात सुनकर तो नीलम का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तभी उन्होंने देखा कि इस वक्त देव के चेहरे पर भी एक मुस्कान था। वह भी नीलम के परफॉर्मेंस पर खुश था। उसी वक्त निशा ने उसके पेट में एक मुक्का मार दिया। फिर बोली, तुम क्या बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह लड़की तुमको नीचा दिखा रही है? उसकी बात सुनकर देव बोला, निशा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं हर इंसान के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लेता हूं। नीलम के अंदर सिर्फ एक बुराई है कि उसे लगता है कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर लड़की है और सभी उसके दीवाने हैं। बस यही कारण है कि वह आज तक बच्ची की बच्ची ही रह गई। अगर उसे जीत नहीं मिली तो वह निराशा में डूब जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अपनी हार को सहने की शक्ति नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि हमारी तारीफ ही हमारी बड़ी दुश्मन होती है। उसी वक्त निशा ने उसके पेट में एक मुक्का मार दिया। फिर बोली, तुम क्या बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह लड़की तुमको नीचा दिखा रही है? उसकी बात सुनकर देव बोला, निशा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं हर इंसान के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लेता हूं। नीलम के अंदर सिर्फ एक बुराई है कि उसे लगता है कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर लड़की है और सभी उसके दीवाने हैं। बस यही कारण है कि वह आज तक बच्ची की बच्ची ही रह गई। अगर उसे जीत नहीं मिली तो वह निराशा में डूब जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अपनी हार को सहने की शक्ति नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि हमारी तारीफ ही हमारी बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि वह इंसान को बहुत ज्यादा कमजोर और लापरवाह बना देती है। उसकी बात सुनकर तो तीनों उसे घूरने लगे। उन्हें नहीं मालूम था कि आखिर देव इतनी गहरी बात कैसे कर सकता है, और वह भी इतनी छोटी उम्र में। उसकी बात सुनकर निशा ने पूछा, तुम्हें इतनी मोटी मोटी बातें कौन सिखाता है? उसकी बात पर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गया। बोला, तुम लोगों ने अभी मेरे मास्टर के बारे में सुना ही नहीं है कि उनके पास कितना ज्ञान है। वह वक्त पाने पर मुझे बताते रहते हैं। देव की बात पर निशा और रिया को यकीन नहीं था, क्योंकि वे लोग बचपन से ही देव की रक्षा में तैनात थे। तो फिर आखिर कैसे हो सकता है कि वह आज इस बात को नहीं जानते कि देव का कोई मास्टर है? तभी निशा बोली, सच सच बताना कि आखिर सच में तुम्हारे पास कोई मास्टर है। उसकी बात पर देव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद वह बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे कोई भी मास्टर नहीं है? तो फिर मैं अपना लेवल और इतनी सारी मार्शल आर्ट कहां से सीखा? यह सुनकर दोनों थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं। रोहित उन लोगों से बोला, आप लोग झगड़ा बंद कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त देव को इस वक्त अपने रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। निशा को यह बात सही लगी, लेकिन उसने यह सोच लिया था कि अब इस बात का मालूम करके रहेगी कि देव की शक्तियां अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी नीलम भी उन लोगों के पास आ गई। उसके बाद वह बोली, बच्चे, ज्यादा हैरान या ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब अच्छे से जानते हो कि मैं कितनी बड़ी जीनियस हूं। तो तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, और अपने दिल को भी छोटा मत करना। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आया। उसके बाद वह बोला, ठीक है सीनियर, मैं आपकी इस सलाह को ध्यान में रखूंगा। उसके बाद वह पिलर की तरफ चला गया। देव के जाते ही बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सभी लड़कियां देव के नाम की होटिंग कर रही थीं। देव ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। उसने अपनी आंखों को बंद किया और हाथ को उस पिलर के ऊपर रखा। जैसे ही उस पिलर पर अपने हाथ को रखा, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जितने भी लड़के उसके खिलाफ थे जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अचानक से देव के अंदर से एक बैंगनी रोशनी निकली, जो बहुत ही खतरनाक थी। वह सीधा उस खंभे में जाने लगी। एक भी पल नहीं हुआ था कि वह खंभा चकनाचूर हो गया था। उसे देखते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मगर वहां पर 3 लोग बहुत शांत थे, रिया, निशा और रोहित, क्योंकि वह जानते थे कि देव के लिए यह एक आम बात है। इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूरी अकादमी पूरी तरह से शांत हो गई थी। उनकी बात सुनकर दूसरे बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम अपनी टेस्ट में पास हो चुके हो। उसकी बात सुनकर दूसरे बुजुर्ग बोले, बच्चे, तुम्हें क्या लगता था कि तुम अपनी शक्तियों को संभाल कर नहीं ला सकते? तुम्हें मालूम है कि यह खंभा कितना महंगा होता है? उनकी बात सुनकर देव ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोला, दूसरे बुजुर्ग, आप ज्यादा टेंशन न लें, मैं आपको ये सभी चीजें वापस कर दूंगा। उसके बाद उसने दूसरे बुजुर्ग का अभिवादन किया और वहां से अपनी जगह पर जाने लगा।
जाते वक्त उसने सुरेश की आंखों में देखा। इस वक्त सुरेश की आंखों में एक अलग सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान को देखकर खुद देव थोड़ा परेशान हो गया था। उसने अपने दांत पीस लिए। वहीं इस वक्त देव को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह सीधा जाकर नीलम के बगल में बैठ गया। जब नीलम ने उसे वहां पर देखा तो उसने अपने चेहरे को घुमा लिया। नीलम की हरकत को देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो। कोई बात नहीं, होता है, इस बार मैं जीत गया, अगली टेस्ट में तुम जीत जाना। इसकी बात पर नीलम उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? शायद कुछ दिन पहले की बात भूल चुके हो। उसकी बात पर देव के चेहरे की मुस्कान दोबारा से गहरी हो गई। वह समझ गया कि यह लड़की कभी भी नहीं सुधरने वाली। उसके बाद वह भी सामने की तरफ देखने लगा। तभी उसने निशा की तरफ देखा जो बिल्कुल शांत लग रही थी। तभी देव ने पूछा, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। उसकी बात सुनकर निशा बोली, मैं जानती थी पहले से ही तुम ऐसे करने वाले थे। आखिर तुम देव के दोस्त हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं मार मार कर तुम्हारी मुंह सुझा देती। उसकी बात सुनकर देव ने एक राहत की सांस ले ली। अगर सच में बोला जाए तो उसे अपनी जिंदगी में 3 लोगों की शक्तियां बहुत ज्यादा रहस्यमयी लगती थीं। नंदिनी, निशा और जैस्मिन, जिनसे उसे लगता है कि वह उसके लिए खतरा हो सकती है। इसके अलावा उसे कम ही चांस था कि कोई उसके लिए खतरा बन सकता है। एक और वह रहस्यमयी लड़के के बारे में भी देव नहीं जानता था कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वह श्योर नहीं था। वहीं उसी वक्त बड़े बुजुर्ग भी वहां पर आ गए। उनके आते ही सभी लोग शांत हो गए। तभी उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया जिससे वह अरीना 10 भागों में बंट गया। उसके बाद उन्होंने कहा, इस टूर्नामेंट में सिर्फ हाथ और मार्शल आर्ट की लड़ाई होगी। इसके अंदर आप कोई अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। किसी की आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी देव अपना सर खुजलाने लगा। उसके बाद उसने दूसरे बुजुर्ग की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। तभी वह बोला, माफ करना बुजुर्ग, मैंने अभी अपनी आधी शक्ति भी नहीं लगाई थी, तो भी वह फूट गया। उसकी बात सुनकर खुद दूसरे बुजुर्ग हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि देव कोई राक्षस है जो गलती से यहां आ गया है। तभी देव बोला, दूसरे बुजुर्ग, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े बुजुर्ग से बात कर लूंगा कि वो आपको कुछ न कहे। मेरा और बड़े बुजुर्ग का बहुत अच्छा रिलेशन है। उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर देव चीज क्या था। उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी वह ऐसे कैसे दूसरे बुजुर्ग से बात कर सकते थे। वहीं इस वक्त बड़े बुजुर्ग जी मॉनिटरिंग रूम में चाय पी रहे थे। उनके मुंह से अचानक से चाय बाहर निकली। उन्होंने खुद बोला कि ये लड़का ऐसे कैसे बोल सकता है सबके सामने। दूसरी तरफ रोहित ने जैस्मिन की तरफ देखा जिसकी आंखें बाहर आ गई थीं। तभी रोहित बोला, जूनियर बहन, सही हो तुम। देखो, हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जूनियर भाई का रोज का काम है। वह सभी को हैरान करते रहते हैं। पहले हमारी बारी थी, अब सभी की बारी है। उसकी बात पर नीलम बोली, कोई बात नहीं, इसमें वह जीत गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सिर्फ आम रैंकिंग है, इसे मैं देखती भी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी आधे से भी कम शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगी। रोहित समझ गया कि इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं बोला। तभी उन लोगों ने देखा, अचानक से दूसरे बुजुर्ग देव के पास गए। उसके बाद उन्होंने अपने पास से एक और खंबा निकाला और बोले, बच्चे, हम तुम्हारी इस रैंकिंग को नहीं मान सकते, तुम्हें दोबारा से यह टेस्ट देना होगा। उनकी बात पर देव थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने दोबारा से हाम में सर हिला दिया। उसके बाद दूसरे बुजुर्ग ने एक और खंभा निकालकर वहां पर रख दिया। यह पहले वाले से भी बड़ा था। देव उसके पास गया। उसके बाद उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और उस खंभे पर रख दिया। मगर इस बार भी वही हुआ। वह खंभा उसकी शक्तियों को सह नहीं पाया और टुकड़ों में बंट गया। उसे ऐसे देखकर खुद दूसरे बुजुर्ग हैरान थे। उनकी बात सुनकर देव बोला, क्या बात है दूसरे बुजुर्ग, क्या मेरा यह रिजल्ट मान्य है या मुझे दूसरा टेस्ट देना होगा? उनकी बात पर सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी वे बोले, कोई किसी को जान से नहीं मार सकता। अगर सामने वाले स्टूडेंट ने हार मान लिया तो दूसरा उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। उनकी बात सुनकर सभी ने हां में सर हिला दिया।
तभी देव ने यह देखकर थोड़ा हैरान था, पर वह भी देखने लगा। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, पहले टेस्ट में सिर्फ 100 लोग पास हुए हैं, इसलिए उन सभी का 10-10 का लिस्ट बनेगा और जो जीत कर आएगा वह दूसरे राउंड में जाएगा। उनकी बात सुनकर सभी ने हां में सर हिला दिया और सभी लोग अपने अरीना को ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी बड़े बुजुर्ग ने अपनी शक्तियों से वहां की शक्ति स्तंभ पर एक लिस्ट निकाल दिया, जिससे सभी लोग अपने अपने अरीना को देखकर वहां से चले गए। वहां पर जाने के बाद सभी को एक एक टोकन दिया गया। सभी लोग पहले अपने अपने सेम टोकन के योद्धा से लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर देव ने भी वहां पर चला गया। वह अरीना नंबर 6 में था और नीलम अरीना नंबर 4 में थी और सुरेश अरीना नंबर 3 में था। तभी देव ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अपने अरीना के पास चला गया। जैसे ही वह अरीना नंबर 6 में गया, सभी लोग उसे घूरने लगे। कुछ लोग परेशान हुए, मगर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वे देव को हराकर नीलम की आंखों में आ सकते थे और उसको बता सकते थे कि वह किसी के लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी थोड़े हैरान थे, मगर देव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बुजुर्ग के पास चला गया। उसके जाते ही बुजुर्ग ने उसके हाथ में एक टोकन दे दिया। उसका नंबर 3 था। इसका मतलब उसकी तीसरी लड़ाई थी। इसीलिए देव एक जगह बैठ गया और लड़ाई को देखने लगा। तभी उसने देखा कि इस वक्त इस अरीना में एक मोटा लड़का था जिसके हाथ में एक गदा थी। उसने अपने सामने वाले लड़के से बोला, बच्चे, तुम हार मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात सुनकर वह लड़का बोला, मोटे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसकी बात सुनकर तो वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसके बाद वह बोला, मैंने सोचा था कि पहले तुम्हें बता दूं कि तुम अपने आप को बचा सको, मगर अब तुम संभालो मेरी शक्तियों को। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को अपने गदे में भरना शुरू कर दिया, जिससे उसमें नीली रोशनी निकलने लगी। उसको ऐसे देखकर उस लड़के ने कुछ नहीं किया, बस अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अपनी ताकतवर तलवार खड़ी की। अपनी आंखों को बंद करके उसने अपनी उंगलियों को उस तलवार पर फेरा लगाया, जिससे उसके तलवार से बहुत ही भयानक शक्तियां निकलने लगीं। उसने अपनी ताकतवर तलवार को उस मोटे की तरफ किया और तेजी से आगे बढ़ा। वह मोटा कुछ समझ पाता कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। वह मोटा समझ भी नहीं पाया और जाकर अरीना के कोने में गिरा। उसके बाद उस अरीना के मास्टर ने उस लड़के को विनर अनाउंस कर दिया। सभी लोग बहुत हैरान थे कि आखिर विनर कितना ज्यादा ताकतवर था। वहीं उस लड़के ने एक बार देव की तरफ देखा, जो उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी वह बोला, बच्चे, मैंने आज तुम्हारे सभी घमंड को खत्म नहीं किया तो कहना। उसके बाद वह वहां से बाहर आ गया। उसके बाद दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। वहीं इस वक्त नीलम के अरीना में नीलम की लड़ाई पहले ही थी। उसके सामने आते ही उस लड़के ने पहले ही हार मान लिया। किसी भी लड़के को इस बात से हैरानी नहीं हुई कि उस लड़के ने हार मान लिया। देव को यह सब बचकाना लग रहा था। वह समझ गया कि ये लड़के कुछ भी करने को तैयार थे। वहीं सुरेश के अरीना में सुरेश की लड़ाई दूसरे नंबर पर थी। उसने एक ही बार में अपने अपोनेंट को हरा दिया। देव ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। सुरेश को लगा कि वह उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम इससे ज्यादा भुगतने वाले हो। उसके बाद वह जाकर अपनी जगह पर बैठ गया जो खाली थी। उसी वक्त देव के कानों में अरीना नंबर 3 में आने की अनाउंसमेंट हुई। देव ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह उठा और अरीना की तरफ चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, तभी उसके कानों में देव के नाम की हूटिंग की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां देव के नाम की हूटिंग कर रही थीं। नीलम के सामने आते ही उस लड़के ने पहले ही हार मान लिया। किसी भी लड़के को इस बात से हैरानी नहीं हुई कि उस लड़के ने हार मान लिया। देव को यह सब बचकाना लग रहा था। वह समझ गया कि ये लड़के कुछ भी करने को तैयार थे। वहीं सुरेश के अरीना में सुरेश की लड़ाई दूसरे नंबर पर थी। उसने एक ही बार में अपने अपोनेंट को हरा दिया। देव ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। सुरेश को लगा कि वह उसकी बेइज्जती कर रहा है। उसके बाद वह बोला, बच्चे, तुम इससे ज्यादा भुगतने वाले हो। उसके बाद वह जाकर अपनी जगह पर बैठ गया जो खाली थी। उसी वक्त देव के कानों में अरीना नंबर 3 में आने की अनाउंसमेंट हुई। देव ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह उठा और अरीना की तरफ चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, तभी उसके कानों में देव के नाम की हूटिंग की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां देव के नाम की हूटिंग कर रही थीं।
देव की लड़ाई और एक थप्पड़। यह सब देखकर देव के सामने वाले लड़के को चिढ़ हो रही थी। तभी वह बोला, बच्चे चलो ठीक है, आज सबकी गलतफहमी खत्म हो जाएगी कि तुम एक जीनियस हो। आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम सिर्फ एक कचरा हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाने के लिए चीटिंग करता है। उसकी बात से अब देव को बोरियत महसूस हो रही थी, इसीलिए वह बोला, क्या तुम अपनी बकवास को खत्म करके अपनी लड़ाई को खत्म करोगे? देव की बात सुनकर वह बोला, बच्चे मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में कहो कि मैंने तुम्हें वॉर करने का मौका नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर देव को अपने सर में दर्द मालूम हो रहा था, इसीलिए उसने दोबारा उससे बहस करना सही नहीं समझा और तेजी से आगे बढ़ा और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। वहीं वह लड़का या अरीना के चारों तरफ के लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। वह लड़का अरीना से बाहर गिरा और उसके एक तरफ के सभी दांत भी टूट चुके थे। तभी देव बोला, बकवास करने से पहले यह देखो कि किसके सामने बकवास कर रहे हो। देव की इस वॉर से तो लड़कियां पागल सी हो गई थीं, क्योंकि देव ने कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। वहां पर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, पर किसी ने दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले तो नंबर 1 योद्धा डरा हुआ था। उसने सोचा, अच्छा है उसने देव से बहस नहीं की। अब सभी लोग समझ गए थे कि देव से डील करना उतना भी आसान नहीं है जितना वे लोग समझ रहे थे। उसके बाद सभी उसे अब अलग नजर से देख रहे थे। दूसरा राउंड और लड़ाई। वहीं जब नीलम ने यह देखा तो वह बोली, यह लड़का कितना ज्यादा दिखावा करता है। उसके बाद वह भी अपनी आगे की लड़ाई के लिए चली गई। इस बार भी उसके सामने वाले लड़के ने अपनी हार लड़ने से पहले ही मान ली। यह देखकर अब उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह लड़ाई आगे बढ़ रही थी। कुछ वक्त बाद देव की बारी आई। देव ने अपनी दूसरी टोकन को लिया। उसका नंबर 1 था। इस वजह से उसका मैच पहले ही खत्म हो गया। उसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी, पर देव को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि इस वक्त 2 लड़ाई हुई। उसके बाद मैदान में देव के सामने पहला लड़का ही आ गया। आते ही देव ने कुछ भी नहीं कहा, बस खड़ा रहा। उस लड़के ने शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने दोबारा देव के ऊपर हमला कर दिया। देव की शक्तियां बहुत ज्यादा क्रूर हो गईं। देव आगे बढ़ा और उस लड़के को भी एक थप्पड़ मार दिया। निशा और रिया की नोकझोंक। देव के इस वॉर से सभी हैरान थे। अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिर देव की असली शक्तियां क्या हैं। देव ने दोबारा से उस लड़के की तरफ देखा भी नहीं और अरीना के अंदर ही एक जगह बैठ गया। ये सब देखकर तो पूरी लड़कियों की भीड़ अब चारों तरफ से देव की अरीना के पास आ गई कि देव उनके तरफ एक बार देख ले, मगर देव ने आंखें नहीं खोली। बड़े बुजुर्ग ने अनाउंस किया कि जितने भी योद्धा पहले राउंड में जीते हैं वह अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। उनकी बात सुनकर 10 स्टूडेंट जो देव के साथ जीते थे वह तैयार हो गए। देव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन आने वाला है। वह बिल्कुल शांत था। वहीं उसे ऐसे शांत देखकर निशा रिया से बोली, यह लड़का कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। यह नॉर्मल नहीं रह सकता। इसे सिर्फ दिखावा करना होता है। उसकी बात सुनकर रिया बोली, ये सब बातें छोड़ो, ये देखो ना कि यंग मास्टर कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर निशा ने देखा कि बाकी लड़कियों की तरह रिया भी देव के प्यार के अंदर कही हुई थी। तभी निशा ने रिया के सर पर एक तपली मारी। उसके बाद वह बोली, शायद तुम भूल रही हो कि तुम बुजुर्ग हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। निशा की बात सुनकर रिया बोली, तुम्हें इन सभी बातों का कैसे मालूम होगा, क्योंकि जिसके पास दिल ही नहीं है वह सिर्फ किसी को कैसे मारना है या अपने दोस्त को कैसे रक्षा करना है, बस यही सोचती रहती हो। उसकी बात सुनकर निशा बोली, और तुम्हें बहुत कुछ समझ में आता है ना ये सब। तुम तो ये बेचारा रोहित कितने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, पर तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हें तो उसका झुकाव हो गया है, पर तुम उसे बेचारे को साफ साफ मना कर दो। उसकी बात सुनकर तो खुद रिया बहुत हैरान हो गई। उसने कहा, और तुम्हें ये सब बातें कहां से समझ में आ गई? तुम्हें लड़ाई छोड़कर कुछ समझ में आता ही नहीं था। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, लगता है कि मुझे ये सभी चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लड़का ज्यादा गहराई में न जाए। साथ ही मुझे लगता है कि यह सब बकवास है जो इंसान को कमजोर बना देता है।
उसकी बात सुनकर रिया ने अपने सर को पकड़ लिया। वह बोली, महारानी, आपको कोई भी नहीं समझा सकता। आप महान हो, बस मुझे तो अभी सिर्फ अपने राजकुमार को देखना है, बस। मगर निशा को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे जैसी लड़कियों ने अपने दिमाग को खो दिया है ना। देव ने अपने दांतों को पीस लिया। उसके बाद उसने जबरदस्ती बुजुर्ग का दिया हुआ पत्थर निकाला, जिससे बहुत ज्यादा शक्ति निकल रही थी। देव बनाम सुरेश। उसकी बात सुनकर रिया बोली, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उनके पास अच्छा नजर है। चलो अब परेशान मत करो, मुझे लड़ाई देखने दो। तभी बड़े बुजुर्ग ने सभी से कहा कि आखिर हमारे टॉप 10 स्टूडेंट आ गए। अब इन सभी में टॉप 5 का चुनाव होगा और वही स्टूडेंट को सही से जीता हुआ मान जाएगा। उनकी बात सुनकर सभी लोगों ने हां में सर हिलाया। मगर इस बार देव और सुरेश का टोकन सेम था, जिसके वजह से वह बहुत ज्यादा खुश हो गया और सबसे पहले अरीना में आ गया। देव को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मगर जैसे ही देव अंदर सुरेश के पास आया तो वह समझ गया कि सुरेश ने अभी तक अपनी शक्तियों को छुपा कर रखा हुआ था। वह मार्शल मास्टर के 7वें स्तर पर था, पर देव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी सुरेश बोला, बच्चे, आज आखिर हमारी लड़ाई खत्म हो ही जाएगी। उसकी बात सुनकर देव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बोला, क्या हम लोग अपनी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं? मुझे थोड़ा आराम भी करना है, मैं ऐसे बच्चों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर तो सुरेश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। बच्चे, सच में तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, तुम्हारे घमंड को खत्म करना ही होगा। उसकी बात सुनकर देव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान तो आग में घी की तरह काम किया और सुरेश तेजी से देव की तरफ आने लगा, जिससे देव आसानी से बच गया। जब सुरेश को यह महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी तलवार को भी नीचे रख दिया, जिससे वहां पर बैठे पुराने स्टूडेंट समझ गए कि सुरेश कोई घातक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी सुरेश बोला, बच्चे, तुम्हें इतना बड़ा शौक है ना इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की, तो चलो इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। उसके बाद उसने अपनी आंखों को खोला और देव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। देव को समझ में आ गया कि सच में यह टेक्निक बहुत खतरनाक है, पर उसे इस बात का कोई भी डर नहीं था। तभी सुरेश ने शक्तियों को संभाला। उसके बाद वह बोला, बच्चे, अब तुम खुद को बचाओ। उसके बाद उसने अपनी एक टेक्निक को एक्टिव कर दिया, जो कि 7वें स्तर का मार्शल स्किल थी, गोल्डन ईगल हैंड। जैसे ही उसने इसे जागृत किया, उसके हाथ पूरी तरह से सुनहरे हो गए। ड्रैगन हैंड बनाम गोल्डन ईगल हैंड। देव को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसने ड्रैगन हैंड को जागृत कर दिया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से ड्रैगन के हाथ जैसा हो गया। उसके बाद वह तेजी से जाकर सुरेश के हाथ से टकरा गया। यह सब इतना तेज हुआ था कि कोई भी समझ ही नहीं पाया। सभी अपनी आंखें फाड़े हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी एक धमाका हुआ। उसके बाद सबके कानों में हड्डियां टूटने की आवाज आई। सभी को लगा कि देव की हड्डियां टूट गईं। इस बात से सभी लड़कियां बहुत ज्यादा निराश हो गईं। तभी उनके सभी के कानों में एक चीख की आवाज गूंजी, जिससे सभी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह देव का नहीं बल्कि सुरेश का हाथ टूटा था। इस बात से सभी बहुत हैरान हुए, मगर तभी सुरेश अपने घुटने पर आ गया और जोर जोर से चीखने लगा, जिससे सभी लोगों को उसके लिए बुरा लगा, क्योंकि देव ने उसका पूरा हाथ तोड़ दिया। तभी देव सुरेश के पास गया। उसके बाद वह बोला, मुझे माफ करना कि मैंने कुछ ज्यादा ही शक्तियों का इस्तेमाल कर दिया था। उसकी बात सुनकर सुरेश की आंखों में एक निराशा थी, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठकर बाहर चला गया। देव ने भी इस वक्त कुछ कहना सही नहीं समझा, इसलिए वह भी उठा और बाहर चला गया। वहीं इस वक्त सभी इस बात से बहुत हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। सभी जानते थे कि देव ताकतवर है, पर इतना ज्यादा है, यह बात किसी को भी नहीं मालूम थी। उसके बाद देव भी जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब 3 लोग बचे थे। तभी एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, आप तीनों में 3 अंक होंगे, जिसकी किस्मत में 1 नंबर आएगा वह सीधा फाइनल में चला जाएगा। उनकी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने 3 स्टिक रख दी, जिसके ऊपर 3 नंबर थे। वे लोग आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने एक एक स्टिक उठा लिया, मगर इस बार भी देव की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह सीधा फाइनल में चला गया। उसके जाते ही नीलम के चेहरे पर एक चिढ़ आ गई। वह बोली, इस लड़के की किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ नहीं दे रही इसका, मगर मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। वह झुंझला के जाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और दूसरे लड़के का इंतजार करने लगी।
नीलम बनाम रियांश। दूसरा लड़का जिसका नाम रियांश था वह आगे बढ़ा और वह भी अरीना के अंदर आ गया। उसके आते ही नीलम ने अपनी तलवार को निकाल लिया। उसके बाद वह बोली, मैं तुमसे आखिरी बार बोलती हूं कि तुम हार मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात पर रियांश का चेहरा अभी भी शांत था, जैसे कि उसे नीलम की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। वहीं ये देखकर नीलम को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह बोली, लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अब मैं तुम्हें बताती हूं। उसके बाद उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला, जिससे नीली रोशनी निकलने लगी, जिससे उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। रियांश ने भी अपनी ताकतवर तलवार को निकाल लिया। उसने भी अपनी तलवार में शक्तियां भरने शुरू कर दिया। उसके आसपास की गर्माहट बढ़ गई। उसने अपनी शक्ति को संभाला और उसके बाद वह नीलम की तरफ आगे बढ़ा। नीलम ने भी उसके वॉर को आसानी से रोक दिया। उसके बाद नीलम एक पल में ही उसके सामने से गायब हो गई थी और उसके पीछे प्रकट हो गई और रियांश पर हमला कर दिया। पर रियांश को इस हमले का पूरा पूरा अंदाजा था, इसीलिए उसने भी उसके वॉर को आसानी से रोक दिया। मार्शल आत्मा का प्रदर्शन। नीलम को यह देखकर गुस्सा आ गया। कुछ देर तक उन दोनों में टक्कर की लड़ाई चली। अब तो नीलम का गुस्सा उसके हद से बाहर जाने लगा। उसने गुस्से में अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपनी तलवार को ऊपर कर दिया, जिससे उसके ऊपर अचानक से एक फीनिक्स की परछाई आ गई। इसे देखते ही सभी लोग बहुत हैरान थे। उसकी मार्शल आत्मा बहुत ही खतरनाक थी। उसे देखते ही रियांश ने भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर कर दिया। वह एक सफेद शेर था। उसने भी अपनी मार्शल आत्मा को अपने तलवार से बाहर करना शुरू कर दिया। मगर इस वक्त नीलम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, इसीलिए उसने अपनी सभी टेक्निक को मिला दिया और एक साथ रियांश के ऊपर हमला कर दिया। रियांश ने उसकी वॉर को रोकने की कोशिश की, मगर वह रोक नहीं पाया। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और सामने की तरफ वॉर कर दिया। दोनों की शक्तियां आपस में टकरा गईं, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे वहां पर थोड़ा अंधेरा हो गया। धीरे धीरे अंधेरा छटा। सबने देखा कि इस वक्त रियांश अपने घुटने पर आ गया था और नीलम वैसे ही खड़ी थी। तभी उसने रियांश से दोबारा पूछा, क्या वह हार मानने को तैयार है? रियांश ने एक बार नीलम की तरफ देखा, जो अभी भी नॉर्मल दिख रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोला, मैं हार मानता हूं। उसकी बात सुनकर नीलम के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद रेफरी ने उसे विनर अनाउंस कर दिया, जिससे नीलम की मुस्कान और भी बढ़ गई और वह जाकर अरीना के बाहर बैठ गई। वहीं इस वक्त तभी बड़े बुजुर्ग ने अनाउंस किया कि इस टूर्नामेंट की फाइनल लड़ाई कुछ देर बाद होगी। तब तक दोनों प्लेयर अपनी शक्ति को रिकवर कर सकते हैं। उनकी बात पर नीलम को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसने सच में बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया था। तभी उसने अपने पर्स से एक गोली निकाली, जो बिल्कुल शक्ति पिल जैसी थी। उसे देखते ही देव को हैरानी हुई। उसने इस पिल को मोहिनी को दिया था। तभी उसे याद आया कि उसने तो मोहिनी से डील भी किया था। ये याद आते ही उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह सोचा कि सभी चीजों को खत्म होने के बाद वह मोहिनी के पास जाएगा उससे मिलने के लिए। उसके बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कल्टीवेशन करने लगा। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ हॉल के अंदर रेशा खड़ा था। उसके सामने लीडर थी। वह वही घुंघराले बालों वाली लड़की थी। उसने गुस्से में उसके तरफ अपने हाथों के चाकू को फेंका। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने कहा, तुमसे एक गेम सही से नहीं हुआ, तुम किसी भी लायक नहीं हो। उसकी बात पर वह लड़का बोला, लीडर, आप भी जानती हैं कि वह लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया और मैं उसके ऊपर अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, नहीं तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाती। मैंने सोचा था कि शायद उस लड़के का मुकाबला मुझसे हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर वह लड़की बोली, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कहा था कि मुझे वह लड़का चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तुम लोगों से एक लड़का नहीं संभाला जा रहा। अच्छा है कि अभी उसके परिवार के लोगों को यह मालूम नहीं है कि वह अभी जिंदा है, नहीं तो हम लोग उसे कुछ भी करने के लायक नहीं रहते। मुझे कंफर्म यकीन हो गया है कि वही लड़का राठौर परिवार का है, क्योंकि लीडर ने कहा है कि वही लड़का जो अकादमी में है, वही लड़का ही राठौर परिवार का वंशज है। इसके पहले कि पूरी दुनिया को यह मालूम हो और सभी लोग उसके लिए आ जाए, जिससे हमारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके उस लड़के को मारना होगा।
उसकी बात सुनकर ऋषाव ने हाँ में सर हिला दिया। तभी वह बोला, लीडर, मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह लड़का आज न बच पाए। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी इस लड़की के चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव किस मिट्टी से बना था कि उनका हर प्लान बर्बाद हो जा रहा था। तभी उसने कहा, बच्चे, अब बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब शिकार होगा और मैं देखती हूं कि तुम इस बार किस तरह अपने आप को बचाते हो। यह कहते वक्त उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं इस वक्त अरीना के बाहर दोनों अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। तभी 1 घंटी बजी और बड़े बुजुर्ग वहां पर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा, इस बार के टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा उसके लिए मेरे तरफ से काफी बढ़िया इनाम दिया जाएगा। उसके बाद वे बोले, तो अब लास्ट लड़ाई शुरू की जाती है। उसकी बात सुनकर नीलम सीधा ग्राउंड के ऊपर आ गई। उसे ऐसे बेताब देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि यह लड़की कुछ भी हो जाए मगर सुधरने वाली नहीं है। उसके बाद वह भी अरीना में उसके सामने आ गया। तभी नीलम बोली, तुम्हें भी मैं आखिरी बार बोल रही हूं कि तुम हार मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। उसके बाद तुम जाकर दीदी के पास मेरी शिकायत मत करने लगाना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही हार मान लेने की सलाह देती हूं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, यह बात है, मैं जानता ही नहीं था। ड्रैगन स्वॉर्ड, थंडर और डिवाइन बॉडी। मैं सोच रहा था कि मैं सीनियर की बात मान लूं, पर क्या है ना, मेरा मन जो है ना, वह बहुत ज्यादा लालची है। वह जीत के बिना कुछ नहीं चाहता, भले ही वह घायल क्यों ना हो जाए। और आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। उसकी बात सुनकर तो अब नीलम का गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया। वह बोली, मैंने तुम्हें भी सोचा था कि एक मौका दे दूं, पर तुम भी उस लड़के रियांश की तरह जिद्दी हो तो आगे जो भी होगा या तुम्हारी हालत उस लड़के की तरह हो जाएगी तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सामने की तरफ वॉर कर दिया। देव उसके वॉर से आसानी से बच गया और दूसरी तरफ हट गया। इस बात से नीलम को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे अब अंदाजा हुआ कि देव की शक्तियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थीं, और देव को भी इस बात की भनक लग गई कि नीलम की शक्तियां और भी खतरनाक हो गई हैं। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद उसे खोला। वह नीलम से न ही डरता था, न ही वह उसे चोट पहुंचा सकता था। उसे नंदिनी का ख्याल था, इसीलिए उसने अपने किसी भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके वजह से नीलम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नीलम ने उसके ऊपर 10 से ज्यादा वॉर कर चुकी थी, पर देव पर उसके वॉर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह उसके हर वॉर से बच जा रहा था। इस बात से नीलम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद वह बोली, अब देखो क्या होगा। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया, जिससे उसके ऊपर एक डोमेन खुल गया। यह देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। देव को इस बात की कोई भी हैरानी नहीं हुई कि उसके पास इतनी खतरनाक मार्शल स्किल है, क्योंकि वह शर्मा परिवार की राजकुमारी थी, तो उसके पास यह होना आम बात थी। देव ने अपने पास से एक नॉर्मल तलवार निकाला। उसके बाद उसने ड्रैगन स्वॉर्ड थंडर को एक्टिव कर दिया, जिससे उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। ये शक्तियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली थीं कि अचानक से उसके आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि देव के तलवार के आसपास एक हल्की ड्रैगन की आकृति घूमने लगी। वहीं इस वक्त नीलम ने देव की तरफ देखा और बोली, बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुम समझने को तैयार नहीं थे। इसलिए इस बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि तुम खुद जिम्मेदार हो। उसकी बात सुनकर देव ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिव कर दिया, जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल हुई। नीलम को एहसास हुआ कि देव की शक्तियां और भी गहरी और खतरनाक हो गई हैं। देव ने कहा, सीनियर, मुझे लगता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। उसके बाद देव ने अपनी शक्ति को जागृत किया और तेजी से नीलम की तरफ बढ़ने लगा। नीलम ने जब यह देखा तो समझ गई कि इस वक्त उसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए उसने अपने मार्शल आत्मा को भी जागृत कर लिया, जिससे उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गईं। उसके बाद वह तेजी से देव की तरफ बढ़ी। दोनों का वॉर टकरा गया, जिससे वहां पर बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ।
और यह धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि अरीना की जमीन में भी दरारें आ गई थीं। साथ में पूरा अरीना कांप गया था। ये सब देखकर सभी बुजुर्गों और स्टूडेंट भी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर वे दोनों कितने ज्यादा खतरनाक थे। तभी अचानक से धुआं छटा। जब धुआं खत्म हुआ उसके बाद सबने देखा कि इस वक्त नीलम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मगर वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसकी बात सुनकर देव ने अपने माथे को पीट लिया। उसके बाद वह समझ गया कि वह लड़की अभी भी हार नहीं मानने वाली, इसलिए वह अपनी जगह से गायब हो गया और एक पल में ही नीलम के पास प्रकट हुआ। उसके बाद उसने नीलम की गर्दन पर हाथ रखा, जिससे नीलम बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर देव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे जैसे आर्यन अंदर जा रहा था, उसके अंदर की वह भावना और भी बढ़ती जा रही थी कि किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि पृथ्वी जैसे